ये हॉस्पिटल एएनएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। एएनएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की फुल फॉर्म भी बताना चाहूंगा। दिस वाज एपेक्स न्यूरो स्पाइन। तो एएनएस मींस एपेक्स न्यूरो स्पाइन। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बाकी ब्रांचेस भी हैं, पर एपेक्स न्यूरो स्पाइन इज द फर्स्ट थिंग फॉर मी। और ये अस्पताल स्वर्ण नगरी नाम के सेक्टर में है, ग्रेटर नोएडा में, जो परी चौक के काफी पास है। और इसमें स्वर्ण नगरी में घुसने के बाद सेंट्रल पार्क है, उसके बिल्कुल लगा हुआ हॉस्पिटल है, जिसका प्लॉट नंबर 22A है, ब्लॉक डी है। ये अस्पताल न्यूरो के और न्यूरो से रिलेटेड सभी बीमारियों को इलाज करने के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ खोला गया है। ये वर्ल्ड क्लास प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स, गायनी एंड पीडियाट्रिक्स, ये सारी सुविधाओं के साथ ये अस्पताल में आज से शुरू किया जा रहा है। ये 100 बेड का 100 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें 30 बेड की आईसीयू है, और जिसमें 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बनाए गए हैं, जो सभी सुविधाओं के साथ सुसज्जित है। सर एआई की जो फैसिलिटी है वो किस किस में? यहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं, और उनमें 30 बेड की आईसीयू में 15 बेड वेंटिलेटर्स अभी रखे गए हैं। और इसमें ये सारे वेंटिलेटर्स एआई इनेबल्ड हैं। एआई इनेबल्ड मींस वो पेशेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस करने वाले। और इसमें एमआरआई जो हमने लगाया है वह भी एआई इनेबल्ड है। उसमें भी पेशेंट की रिपोर्ट्स आप एमआरआई के माध्यम से ले सकते हैं, और डॉक्टर उसको कंफर्म बाद में कर सकते हैं। इसमें बाकी चीजों में भी जो जहाँ जैसे हमारा एक आईसीयू सिस्टम है, वो इसको हम सीआरएस सिस्टम कहते हैं, कि एक जगह पे पूरा कंट्रोल है, पूरे आईसीयू का 30 के 30 बेड एक मॉनिटर पे हम देख सकते हैं। और डॉक्टर जो होता है, एक डॉक्टर भी अगर उपलब्ध है तो वो पूरे सारे के सारे बेड्स पे एक जगह बैठ कर देख सकता है। तो ये सीआरएस सिस्टम भी यहाँ की आईसीयू में मौजूद है। और जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो कम्प्लीटली मॉड्यूलर, और उनमें भी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि आप जब पेशेंट को एंट्री करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, और उसके बाद उसकी सीडी और उसकी जो सीटी स्कैन और एमआरआई उसमें लगाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें उसके व्यूज सारे हमें अलग अलग जगह पे दिख सकते हैं, और हम कमांड भी दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम हमारे ऑपरेशन थिएटर और हमारे आईसीयू में मौजूद है। सर बाकी और भी हॉस्पिटल है और भी फैसिलिटी दी जा रही है, उन सब से क्या स्पेशल अलग? हम लोग न्यूरो में स्पेशलाइज्ड हैं। हम लोगों ने न्यूरो की सारी फैसिलिटी जो वर्ल्ड क्लास लेवल की हैं वो हमने यहाँ पे जुटाई हैं। हम लोगों ने यहाँ पे न्यूरो का माइक्रोस्कोप, जो कि हाई एंड माइक्रोस्कोप है, जो ऑटोमेटिक माइक्रोस्कोप है, अपने अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन चेंज करके हमको अच्छे से अच्छा दिखाता है। ये जूम करके 30 गुना तक पिक्चर दिखा सकता है। और न्यूरो की एंडोस्कोपिक फैसिलिटी, जिसको दूरबीन की विधि से छोटे छोटे छेदों से ऑपरेशन करना है, ब्रेन की ट्यूमर्स निकालना है, वो फैसिलिटीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है। इसके अलावा न्यूरो के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनमें जो चेंजेस किए गए, जो डॉक्टर्स और स्टाफ है वो भी न्यूरो स्पेशलिटी के लिए गए सारे। तो न्यूरो का जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है, कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है पूरा, वो हम मैनेज कर सकें, इस उद्देश्य के साथ इस अस्पताल को खोला गया है। थैंक यू। थैंक यू। सारे और हॉस्पिटल्स में काम किया। तो 2011 से लेके अब तक मैंने न्यूरो सर्जरी की इस एरिया में प्रैक्टिस स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैं अकेला था यहाँ पे न्यूरो सर्जन, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कैटर करता था, सारे लोगों को देखता था। तो इस दौरान मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो मुझे कम पसंद आई, बहुत सारे अस्पतालों में बहुत कुछ अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कभी अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा तो उसमें ये चीजें ठीक रहेंगी। तो आज वो टाइम आया है कि मैं 2011 से लेके अब तक की जर्नी, और अब मैं 2025 में इस हॉस्पिटल को ओपन कर पाया हूँ। तो बेसिकली मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, तो एक न्यूरो सेंटर की तरह मैं इसको खोला है, और न्यूरो सर्जरी की सारी फैसिलिटीज, न्यूरोलॉजी की सारी फैसिलिटीज, न्यूरो साइंसेस की वो सारी फैसिलिटीज में रखी, जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, और जिसमें जो किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट्स में, और इंटरनेशनल लेवल के किसी भी हॉस्पिटल में होती है। तो मेरा उद्देश्य इस अस्पताल को खोलने का यही है कि न्यूरो की सारी फैसिलिटीज, जो बड़ी से बड़ी फैसिलिटी हैं, जो कहीं बहुत बड़े अपोलो और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको मिलती हैं, वो सारी यहाँ मिल सकें, और मैं उन सारे पेशेंट्स को कैटर कर सकूं जिसके लिए परेशानी में है। और वो रेट जो लोग हमको अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी यहाँ पे दिखा सकें, जो लोग वहाँ जा नहीं सकते, उसका खर्चा नहीं देख सकते, वो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इस बीच में, जैसे ही होता है, जो जर्नी होती है, वो सारी डिफिकल्टीज को भगवान की कृपा से क्रॉस करते हुए मैं अल्टीमेटली यहाँ पे ये सब कर पाया। अभी इस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है, जिसमें पेशेंट में बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे एक पेशेंट न्यूरो के लिए आता है तो उसमें कार्डियक इश्यूज भी होते हैं, कभी कभी उसमें नेफ्रोलॉजी के, किडनी के इश्यूज भी होते हैं,
कभी कभी उसमें ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ब्रेन के कैंसर ट्यूमर भी होते हैं, रीढ़ की हड्डी के कैंसर ट्यूमर्स भी होते हैं। तो ये बाकी सारी प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए साथ में ये एक पूरा अरेंजमेंट करना आवश्यक है। खाली एक ब्रांच की तरह इस अस्पताल को नहीं चला सकते आप। आपको न्यूरो के पेशेंट में ही कभी कभी कार्डियक प्रॉब्लम को करना पड़ता है, तो हमने कार्डियक यूनिट भी लगाई है। हमने इसमें पूरा कार्डियक का सिस्टम जो एंजियोप्लास्टी के लिए है वो भी, और दूसरा वही कैथ लैब हमें काम आती है न्यूरो की कुछ स्टेंटिंग करने में। न्यूरो की स्टेंटिंग होती है जो ब्रेन के लिए होती है, जिनको हम कॉइलिंग कहते हैं, तो वो हम इसमें व्यवस्था ला रहे हैं, बना रहे हैं। और दूसरा इसमें हमने सारे एमआरआई हैं, सीटी स्कैन है, डायलिसिस यूनिट्स हैं, जैसे नेफ्रोलॉजी के लिए होता है, और बाकी ब्रांचेस के लिए जैसे बच्चों के लिए स्पेशल जो छोटे न्यूरो की सर्जरी बच्चों के लिए, उसके लिए भी सब कुछ किया है। तो ये सारे जो कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांचेज हैं, एलाइड ब्रांचेज हैं, ये भी इसमें साथ में काम करेंगी और सारे सारे तरह के मरीजों का इलाज किया जाएगा। न्यूरो का एम्फेसाइज इसलिए है क्योंकि मैं अपने लिए हॉस्पिटल बनाया है, इस तरीके से देखता हूँ कि न्यूरो का काम हम न्यूरो और स्पाइन का काम हम बहुत एडवांस जो एक परफेक्शन लेवल के साथ है और बड़े गजेट्स के साथ है वो कर पाएंगे। अभी यहाँ पे जो फैसिलिटीज में जैसे माइक्रोस्कोप, एक एंडोस्कोप, ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जिसे दूरबीन की विधि से सर्जरीज करना कहते हैं, दो तरह की होती है, माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप। तो हमने माइक्रोस्कोप भी बहुत अच्छे किस्म का जो लिया है, जर्मन मेड है, और जो एंडोस्कोप है वो भी जर्मन मेड है, वो भी हमने। तो ये जो बहुत ही इसको कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, कम काट के अंदर की सर्जरीज करना, कम से कम बाहर उसमें जो इंसीजन लेवल बहुत कम होता है, मरीज का स्टे बहुत कम होता है, तो उसमें काट फाट कम होती है और आप दूरबीन की विधि से छोटी सी जगह से जाके अंदर तक ऑपरेशन कर पाते हो। तो वो सारी फैसिलिटीज हमने रखी हैं इसमें। न्यूरो नेविगेशन नाम की पहली बार एक फैसिलिटी रखी है जो ग्रेटर नोएडा में अब तक नहीं है। उसमें आपको एक वर्चुअल इमेज बनती है ट्यूमर की, और आप उस वर्चुअल इमेज को देखते हुए सर्जरी करते हैं। आपको लगता है ट्यूमर यहाँ पे है, और आप उसके पास जाते रहते हो, तो आपको पता चलता है कि आप ट्यूमर के कितने पास पहुंचे हो। वो इमेज जो नॉर्मली हमें नहीं दिखती उस टाइम पे, वो वर्चुअल इमेज हमें दिखती रहती है। तो दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल। इससे ब्रेन का नुकसान नहीं होता है, या रीढ़ की हड्डी में हम स्क्रूज डाल रहे हैं अगर स्पाइन में, इसको न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। ये न्यूरो नेविगेशन जर्मन मेड मशीन है एक, ये काफी कॉस्टलियर मशीन है, और इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप जो है स्क्रू का ट्रैक आपको पहले से डिफाइंड होता है कि इस ट्रैक पे स्क्रू डाल रहे हैं। मतलब ऐसे समझिए जैसे कच्ची पेंसिल के ऊपर पक्की पेंसिल चलाना। तो दैट इज इजियर, और इसमें नुकसान होने के चांसेस, इसमें खो नहीं सकते आप कि कहीं पे इधर उधर हो गया, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू है, तो उसमें अंदाजे से नहीं चला जा सकता। यू शुड बी वेरी श्योर कि इसी ट्रैक से जाके नियरेस्ट ट्यूमर के पहुंच के आप उसका बिना नुकसान करे उसको निकालते हैं। तो ये फैसिलिटीज हैं, और भी जो भी नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज होती हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज होती हैं, वो सारी यहाँ पे रखी गई है न्यूरो के और स्पाइन की सर्जरीज के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी ये जो है एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है, तो वो बाकी चीजें जो एक एक्चुअली होता क्या है कि पहले आज से करीब थोड़े 15 ईयर्स पहले, 70 ईयर्स तक डॉक्टर्स का सारा सिस्टम, नर्सिंग होम्स का सारा सिस्टम, हिंदुस्तान की सारी मेडिकल व्यवस्था जो संभाली हुई थी, इन्होंने ही संभाली हुई थी। और हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भी डॉक्टर साहब करते थे, हॉस्पिटल का डॉक्टरी भी डॉक्टर साहब करते थे, सब कुछ। और ये बाद में चेंज होकर कॉर्पोरेट सिस्टम बना। अब कॉर्पोरेट में जिन्होंने थोड़ी फैसिलिटीज बढ़ाई, और उन फैसिलिटीज के बढ़ाने के नाम पे बहुत सारे पैसे रुपए ले, तो बहुत सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल रेंज में आ गए वो चीजें। तो मैंने कोशिश ये की है कि वो सारी फैसिलिटीज जो कॉर्पोरेट्स में होती हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में होती हैं, वो फैसिलिटीज एक ऐसे हॉस्पिटल में जो एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है। अब तक डॉक्टर नर्सिंग होम्स बनाते हैं, अब डॉक्टर्स भी मेहनत करके ऐसे हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करने लगे हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, और एक वो जो एक टच है पेशेंट के साथ, कि एक पेशेंट को देख के उसके हिसाब से उसका इलाज करना, वो भी जिंदा रह सके। तो ये कोशिश है मेरी, मैंने जो फील किया इस टाइम तक, और मैं उस तरीके से आगे ये करना चाहता हूँ। इन कॉन्टेक्स्ट इंटरनेशनल पेशेंट्स, मैंने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पेशेंट्स किए हैं शारदा के माध्यम से और कई अस्पतालों के माध्यम से। मैं करीब करीब 15 कंट्रीज में ओपीडीज और सर्जिकल कैंप्स कर चुका हूँ। तो वो कनेक्ट मेरा है, तो मैंने इस हॉस्पिटल को उस तरीके से बनाया है, और यहाँ पे सुविधाएं इस तरीके से रखी हैं कि कल परसों जब ये जेवर हॉस्पिटल यहाँ पे, जेवर एयरपोर्ट यहाँ पे स्टार्ट हो, तो उसकी वजह से जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल पाए, और हम उन पेशेंट्स को भी कैटर कर सकें जो बाहर से आते हैं। क्योंकि इंडिया में इलाज कंपेरेटिवली बाकी विदेशों से काफी सस्ता है, तो काफी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। और हमने पहले करीब 250 से 300 मरीज मैंने पहले विदेशी मरीज ऑपरेट करे हैं। तो वो कनेक्ट जो दुनिया भर के मरीजों से है, वो भी मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि वो भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। पहले
पहले एमआरआई होते थे तो एमआरआई होने के बाद रिपोर्ट डॉक्टर साहब बनाते थे देख के उसको, लेकिन एआई बेस्ड एमआरआई, प्लीज बैठिए, एआई बेस्ड एमआरआई का मतलब ये होता है कि वो रिपोर्ट भी निकाल के दे देगा। उसमें इतनी सारी एल्गोरिथम है, उसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर में इतना सारा सिस्टम उसमें लगाया हुआ है कि वो उसमें से ढूंढ के एआई की टेक्नोलॉजी से, और वो एक जो है डायग्नोसिस बना के, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के 1 2 3 4 ये है वो पूरा बना के दे देगा। वो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस होगी फॉर श्योर, हमें साइन तो कराने ही पड़ेंगे हमें डॉक्टर साहब से, रेडियो डायग्नोसिस के डॉक्टर से, और वही फाइनल डायग्नोसिस बनाएंगे भी। लेकिन एकदम से तुरंत के लिए अगर पेशेंट, जैसे तो पहले एमआरआई की रिपोर्ट 2 दिन में और 3 दिन में मिला करती थी, और डॉक्टर साहब नहीं है तो बाई चांस रिपोर्ट लेट, तो वो एआई का बेनिफिट है कि साथ के साथ आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो इसको कहते हैं एआई बेस्ड। वैसे बाकी सारे फीचर्स भी आजकल जो नए एमआरआई उनमें साइलेंट है, जैसे बहुत लोगों को डर लगता है, आवाज से डर लगता है, एमआरआई कराने में डर लगता है, तो बहुत साइलेंट है। आजकल के नया एमआरआई जो मैंने लिया है वो 16 चैनल का 1.5 टेस्ला का एमआरआई है, और उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम है, जो पहले के कंपेरेटिव में धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। तो आज से 5 इयर्स पहले वो करीब आधा घंटा होता था, तो आज की डेट में वो 10 मिनट्स ही है, ऐसे करके। और ये एआई वेंटिलेटर, एआई वेंटिलेटर का मतलब है, अब वेंटिलेटर्स, जब भी वेंटिलेटर लगाते हैं तो पेशेंट को हमें एक सिडेशन या एक बेहोशी की दवा देनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट का ब्रीदिंग वेंटिलेटर की ब्रीदिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए मरीज को काफी बेहोश करना पड़ता है, काफी ज्यादा दवाएं देके उसको उस टाइम के लिए अपना सांस कम किया जाता है उसका, और वेंटिलेटर का सांस प्रोमिनेंटली काम करे। लेकिन अब जो उसका पैटर्न है उसको पकड़ के वेंटिलेटर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, और उसमें कम से कम बेहोशी की दवा हमें देनी पड़े, जिससे मरीज के सांस का वेंटिलेटर के सांस के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये फैसिलिटी को एआई वेंटिलेटर कहा, कि वो रिकॉग्नाइज करता है कि क्या है, कौन सा पैटर्न है इसका, और मैं इसको ही सपोर्ट करूं, इसको ही बढ़ाऊं, ना कि इसको कॉन्फ्लिक्ट करूं। पहले तो अपने रेट से चलता था वो, अब वो पेशेंट की ब्रीदिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एआई वेंटिलेटर, जो आप आजकल एआई के नाम से निकालने लगे हैं सब। तो हर चीज में एआई आ गया है बेसिकली। एक लोगों में ये है कि बहुत सारे लोग स्पाइन की सर्जरी कराना नहीं चाहते, मतलब डरते हैं कि स्पाइन की अगर सर्जरी हो गई, ये एक बहुत बड़ा मिथ है एक्चुअली। मैं स्पाइन की करीब करीब मोर देन 500 सर्जरीज कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारी सर्जरीज, आइए प्लीज बैठिए। तो स्पाइन की सर्जरीज करना डेफिनेटली दिस इज डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन, जो बॉडी का एक ऐसा पार्ट है। स्पाइन सर्जरीज के बारे में बहुत ज्यादा मिथ है कि स्पाइन सर्जरी प्रॉब्लम करती है, उसके बाद चल नहीं पाती, ये सब। तो ये सब तब था जब चीजें नहीं थी। आज की डेट में हम लोग जो सर्जरी करते हैं, एक तो एमआरआई की डायग्नोसिस होती है, एग्जैक्ट पता होता है, तो ऐसा नहीं होता कि कहीं पे भी खोल दे रहे हैं आप। उसके बाद एमआरआई, उसके बाद जो डायग्नोसिस के बेसिस पे सर्जरी करने के लिए जो फैसिलिटीज है हमारे पास, वो माइक्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक लेवल की होती है। माइक्रोस्कोप मींस जो एक चीज को 10 टाइम्स या 20 टाइम्स तक बड़ा दिखा सके, तो उसमें कोई चांस नहीं होते कि आप उस चीज को डैमेज कर सकते हो। दूसरा एंडोस्कोप एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप अंदर चले जाते हो एक एंडोस्कोप लेके, और उससे देखते रहते हो, उसी के साथ इंस्ट्रूमेंट डाल के आप, तो वहां पे बहुत बड़ा दिखाई देता है और बहुत ही स्पेसिफिक, मन बहुत छोटी जगह में से एंट्री ले लेते हो। तो इनको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज कहते हैं। तो ना इस स्पाइन सर्जरी में डैमेजेस के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं, और ये जो अब करीब करीब नो इंजरी या नो कॉम्प्लिकेशन सर्जरी हो गई है स्पाइन सर्जरी, जो पहले 80% और 70% कॉम्प्लिकेशन तक होते थे। तो ना वी जो नर्व टिश्यू है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो और न्यूरो नेविगेशन जैसी फैसिलिटी से मैंने भी बताया, तो आपको एग्जैक्टली हर चीज पहले से ही पता होती है कि आप यहाँ से निकल रहे हो और आप इतनी दूर हो नर्व के, तो यहाँ पे आपको बहुत सॉफ्ट रहना है, यहाँ पे आपको, तो दिस फैसिलिटी इज कॉल्ड न्यूरो नेविगेशन। अच्छा, इस बीच में मुझे एक चीज और, आप उसको मैं भूल जाऊंगा बाद में, कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ था, मेरा गांव दनकौर है। मैं दनकौर में पैदा हुआ और वहीं पे 12th तक पढ़ा सरकारी स्कूल में। और हाँ, बिहारी लाल इंटर कॉलेज दनकौर में। और मैं बहुत ही उस टाइम होशियार लड़का था, तो मैं हर जगह बहुत जल्दी से, मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया उस टाइम पे 10th क्लास में, 12th क्लास में। और मैं पहली बार में मेडिकल में सेलेक्ट होके पहली बार में एमबीबीएस में आ गया, फिर एमबीबीएस से बहुत जल्दी एमएस में आ गया, फिर एमएस से एमसीएच न्यूरो सर्जरी, जो न्यूरो सर्जरी की डिग्री होती है सबसे हाईएस्ट, उसमें आ गया। और मैं ये न्यूरो सर्जरी की डिग्री करने के बाद एक फेलोशिप्स लेके सब कुछ करके मैं वापस ग्रेटर नोएडा आया। ग्रेटर नोएडा आने के अलावा उस मेरे पास बहुत सारी जगह थी जाने के लिए,
लेकिन 2011 में ग्रेटर नोएडा बहुत अच्छा इस तरह का नहीं था जैसा आज दिखता है। लेकिन मैं यहाँ पे आके रुका और मैंने सोच लिया कि मुझे यहीं काम करना है। उसके पीछे ऐसा नहीं था, न्यूरो सर्जरी की जो उस टाइम पे चीजें थी वो यहाँ डेवलप नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पे लोगों को कम फैसिलिटी से, मेरा टारगेट केवल यही रहता था कि मैं कैसे ही जाने से, दिल्ली जाने से रोकूं लोगों को, उन लोगों को जो बहुत दिल्ली में जाके परेशानी में जा रहे हैं वहां पे। तो मैंने वो पूरा किया यहाँ पे, और मैंने 1500 सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज की इतने टाइम में, इतने ड्यूरेशन में। और ये टारगेट अल्टीमेटली यही था कि यहाँ पे कम से कम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊं कभी। और ये उस टाइम की थॉट प्रोसेस थी, जिस टाइम पे मैं एमबीबीएस और डॉक्टरी पढ़ रहा था, और मैं यहाँ पे आके, और सारी चीजें जितनी डिफिकल्ट थी यहाँ पे, उन सब चीज के बावजूद मैंने यहीं पे टिका रहा। मैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें आती हैं, वहाँ हैदराबाद में लग रही है, कभी बेंगलोर में लग रही है, कभी ये लग रही है, कभी वहां चले जाओ, लेकिन करते रहे, चलते रहे, और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचा। ये सब यहाँ के एरिया के लोगों ने काफी मुझे सपोर्ट तो दिया ही दिया, और हम लोगों का एक पूरा डेडिकेशन था मेरा कि मुझे यहाँ पे ये हॉस्पिटल बनाना है एक दिन न्यूरो का, और करना है, और न्यूरो की वो सुविधाएं जो विश्व स्तर की होती हैं, जिनको, जो लोग ये ना कह सकें कि हाँ यहाँ पे कोई भी कमी है चीजों की। तो उस तरीके से तो मैं अल्टीमेटली वहां तक आज पहुंचा हूं, और आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से मेरे को ये चीज मेरी लेने के लिए, यहाँ पे ये बात मेरी सुनने के लिए यहाँ पे आए थे। थैंक यू वेरी मच। सर एएनएस हॉस्पिटल ईसीएचएस या सीजीएचएस के ऑन पैनल में बिल्कुल होगा, लेकिन अभी ये चीजें टाइम लेती हैं, 3 महीने मिनिमम टाइम है रजिस्टर करने के बाद। जैसे 1 तारीख को मेरा हॉस्पिटल रजिस्टर हुआ है 1 जनवरी को, 3 मंथ्स के बाद यहाँ पे पैनल्स अप्लाई करने शुरू कर सकते हो। एक एनएबीएच नाम की एक्रेडिटेशन होती है, वो एक्रेडिटेशन लेने के बाद ही आप ईसीएचएस और सीजीएचएस की सुविधा ले सकते हो। तो वो हम प्रोसेस में है, दिस विल डेफिनेटली बी डन आफ्टर सम टाइम। सर एक बहुत कॉमन सी बीमारी है महिलाओं में माइग्रेन की। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल इशू है, हाँ, वो फीमेल में होने। जो नर्वस सिस्टम जो वीक हो जाता है, स्वलन आ जाती है, तो उसको किस तकनीक के माध्यम से हम सुधार कर सकते हैं? माइग्रेन एक केमिकल डिस्टरबेंसेस की वजह से होने वाला ब्लड फ्लो डिस्टरबेंस है। तो ये केमिकल डिस्टरबेंस जो होते हैं, इसमें कोई टेक्नोलॉजी या कोई सर्जरी या कोई ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। 90% ऑफ द माइग्रेन पेशेंट्स मेडिसिन से ही ठीक होते हैं, और श्योर शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब नॉर्मली हो ही जाते हैं ठीक। कभी कभी कोई कोई पेशेंट बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, या बहुत फ्रीक्वेंटली माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हम लोग स्कैल्प इंजेक्शंस लगा के, या कुछ प्रेशर्स टेक्नोलॉजी होती है उसको देके कर सकते हैं, पर इनकी जरूरत बहुत रेयर पेशेंट में पड़ती है। माइग्रेन एक ऑन एंड ऑफ फिनोमेना है, जिसमें बार बार होती है प्रॉब्लम, लेकिन जब एक कोर्स होता है माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस, तो उसके काफी दिन के लिए मरीज को रिलीफ हो जाता है। इट्स नॉट ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इसमें एमआरआई सीटी स्कैन तक भी हम लोग नहीं कराते, इसको आइडेंटिफाई सिम्टम बेस्ड करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें स्वेलिंग आ सकती है, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नींद नहीं आना, डरना, चौंकना, मन ना लगना, आंखों में दर्द, सर में दर्द, चक्कर, उल्टी, कंसंट्रेशन में कमी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स एक ही वजह से होती है, उनका मेडिसिन से बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। सौरभ जी, विकास विकास जी, आज ये कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग हैं तो गरीबी रेखा के आसपास होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। जैसा तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है, एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैनेजर की तरह पावर रखने वाले वो लोग जिनके पास केवल 2%, किसी के पास 4% का मुआवजा है। यहाँ पे एक डॉक्टर, यही रिलेशन जो पहले हुआ करता था अस्पतालों का मरीजों के साथ, वो रिलेशन तभी हो सकता है जब डॉक्टर ही एडमिनिस्ट्रेशन में हो, डॉक्टर ही डॉक्टरी कर रहा हो। तो मैं उसी बात को कह रहा था जो शुरू में कह रहा था आपसे, कि ये मेरा मेन उद्देश्य था कि डॉक्टर और मरीज के बीच में दूरी जो बढ़ाने के लिए लोगों को भर दिया गया है ना, उस दूरी को कम करना है। बेसिकली पहले बड़ा सीधा था डॉक्टर साहब और मरीज। भगवान का रिश्ता कहा जाता था पहले। हाँ, पहले आप जाते थे, आप डॉक्टर साहब से सीधे मिलते थे। कॉर्पोरेट वाली जो लूट है वो बीच वाली वो हाँ, मतलब उसको आप लूट कह लो, या वो फैसिलिटीज के नाम पे जो ज्यादा पैसे, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो अब हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। तो वो डिस्टेंस कम करने वाली जरूरत है डॉक्टर में, और डॉक्टर की जो, जिसको कार्ड, जिसके साइड में उसके जो पावर्स हैं कम कर दिए गए हैं, वो पावर्स को मेंटेन रखते हुए आप एक राशनल इलाज कर सकते हो मरीज को। आपको ये पता होता है कि कितना कर पाएगा। इंडिया एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया में हर पेशेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो, और उस पेशेंट की जरूरत के हिसाब से उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, ये एक डॉक्टर का फैसला होना चाहिए। ये मानते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अस्पताल जो है डॉक्टरों को मैनेज करने चाहिए, ना कि उन लोगों को जिन लोगों को मरीज से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। ऐसा मैं सोचता हूँ, पर दिस में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल।
जैसे बहुत सारे इसमें 30 बेड की आईसीयू है और इसमें जो है 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इसमें जो है वैसे एक डायलिसिस यूनिट भी डाली गई है, एक कैथ लैब की फैसिलिटी इसमें डाली गई है जो अभी लगेगी थोड़े दिन बाद, और इसमें जो है एमआरआई है, सीटी स्कैन है, डेक्सा स्कैन है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, हाई एंड अल्ट्रासाउंड्स हैं, एक्सरेज हैं, डिजिटल एक्सरेज जो कि मोबाइल और फिक्स्ड वाले दोनों हैं, और सी आर्म की फैसिलिटी, माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटीज हैं, जो माइक्रोस्कोप होता है काफी बड़ा इक्विपमेंट होता है हमारा, जो यहाँ पे अभी तक इतना बड़ा माइक्रोस्कोप ग्रेटर नोएडा में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि खाली न्यूरो सर्जरी उन्हें नहीं चलानी, कोई भी हॉस्पिटल जब होता है तो उनको बहुत सारी चीजें चलानी होती हैं, पर मेरा कंसंट्रेशन न्यूरो सर्जरी पे, तो मैंने उसका इक्विपमेंटेशन एक हाई एंड लेवल का कर पाया हूँ मैं। आपने सर एक चीज इसमें मेंशन की है प्रेस नोट में, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जी जी। तो इसको लेकर आपने ये हॉस्पिटल बनाया है या आपके जो लोकल नहीं, एक्चुअली ये है कि जो मेरा एक बैकग्राउंड रहा है, उस बैकग्राउंड को जस्टिफाई करते हुए अगर यहाँ पे कोई पेशेंट्स आ सकते हैं तो उससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हमें सेम काम ही करना है, हमें उनके लिए कोई चेंज नहीं करनी चीजें, तो इफ दे कैन कम एंड दे कैन बी ट्रीटेड हियर, तो दिस इज नॉट बैड। और ये बेनिफिट अब ये जो हम इसको देखते हैं जरूर है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे एरिया में बना है, इसका इन्फ्लुएंस पूरे एरिया पे आएगा, तो उसके जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो यही निकलता है कि जो मेडिकल टूरिज्म है उसको सभी लोग बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हम तो बहुत एक छोटा अस्पताल अपना एक 100 बेडेड हॉस्पिटल बना के बैठे हैं, लेकिन हम अपनी ब्रांच के कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग उनको भी सर्व कर सकते हैं अलॉन्ग विद आवर कम्युनिटी, बट आवर कम्युनिटी इज फर्स्ट ऑलरेडी, ये पहले से ये फर्स्ट है, यही सर्व करनी है, यही उद्देश्य है पहले दिन से यहाँ पे। सर आप धनकौर के रहने वाले हैं? जी सर। धनकौर के बेटे हैं जी। तो धनकौर वासी को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं धनकौर वास एक तो ये है कि ये अस्पताल जो है आप लोगों का है, आप बिना डरे इसमें घुस सकते हैं, आपको मैंने अच्छा बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये लगे कि अच्छा है तो महंगा ही होगा, आप बिना डरे इसमें घुसिए, और उसके बाद मेरे तक पहुंचने के लिए बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी आपको, आप उस तक पहुंच पाएंगे और मैं बात कर पाऊंगा आपसे डायरेक्ट। और सर आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए क्या कहना है आपका? तो ये आयुष्मान कार्ड आयुष्मान का एक प्रोसेस है पूरा, वी विल बी रीचिंग दैट लेवल आफ्टर सम टाइम। अभी जो हमारे सबसे पहले हमें जो पैनल से पहले एक एनएबीएच एक्रेडिटेशन होता है, एनएबीएच एक्रेडिटेशन के ऊपर बेस्ड होता है कि आप नॉन एनएबीएच रेट्स और एनएबीएच रेट्स अलग अलग होते हैं, तो एनएबीएच करने के बाद इन सब चीजों के लिए अप्लाई किया जाता है, अगर आप एनएबीएच के रेट्स लेते हो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहते हैं और वो आप जस्टिफाई कर पाते हो, तो फर्स्ट टारगेट इज टू टेक एनएबीएच और ये एक्रेडिटेशन हैं जो इसके, और उसके बाद फिर इन पैनल्स के लिए अप्लाई करना रहेगा। साइकेट्री मींस न्यूरो साइंसेस प्लस स्पाइन, तो ये न्यूरो सर्जरी और न्यूरो साइंसेस की जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फिर ये इस फैसिलिटी में यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी जो यूरिन के रोगों से होती है, और दूसरा ऑन्कोलॉजी जो कैंसर संबंधित ऑपरेशन है उनके लिए होती है, एक इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी जिसमें आप पेट के सभी रोगों से जो है नली डाल के आप देखते हैं और उसका इलाज करते हैं, वो फैसिलिटीज भी इसमें है। ये सारी फैसिलिटी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो यहाँ पे हैं डिपार्टमेंट सारे। तो कैथ लैब का बता रहे हैं आपको कब तक? कैथ लैब 6 मंथ्स में मैं प्लान कर रहा हूँ, दिस विल बी नीडेड बाय मी आल्सो। न्यूरो सर्जरी का कुछ हिस्सा कैथ लैब की डिमांड करता है, उसमें वेस्कुलर न्यूरो सर्जरी करके एक चीज होती है, तो दैट विल बी इम्प्लीटेड, जो जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, वही उसको छोड़ के बाकी सारी फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है। एंजियोप्लास्टी वगैरह तो उसके बाद उसमें होती है एक डुअल कैथ लैब कहते हैं, कार्डियक भी होती है, न्यूरो भी होता है उसमें, न्यूरो थोड़ा ऊपर तक जाते हैं, उसमें स्टेंटिंग न्यूरो की उसको हम कॉइलिंग कहते हैं, और कार्डियक में केवल यहाँ तक करते हैं, तो डुअल कैथ लैब कैन परफॉर्म बोथ द थिंग्स। 50,000 आरपीएम होता है, तो ये बड़े पेंसिल की तरह आप चलाते हो, इतनी पेन की तरह बहुत ही हल्की वेट में होती है, तो ये जो ड्रिल है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम बड़े आराम से आर्ट बनाते हुए ऐसे जैसे हड्डी को ऐसे काटना चाह रहे हैं तो ऐसी कटेगी बिल्कुल, और उसके बाद हम बड़े आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं, तो ये आवश्यक चिकित्सा की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जी 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 आधुनिक शिक्षा। अभी जो है मेरे जो इसमें आईसीयू और क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट जो है मेरी वाइफ डॉक्टर नेहा पाठक हेड करेंगी एक्चुअली, इनका एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का एक्सपर्टीज है, तो उसके बारे में 2 शब्द ये भी बताएंगे आप।